क्लास लास्ट क्लास हमने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, क्रेडिट कंट्रोल, पब्लिक डेब्ट। ये सब आपका यूनिट सेकंड का पार्ट था, जिसमें मैंने इन्फ्लेशन पढ़ाया, आपको डिफ्लेशन पढ़ाया, स्टैग्फ्लेशन पढ़ाया, रिफ्लेशन पढ़ाया और डिसइन्फ्लेशन पढ़ाया। अब हमारी जो यूनिट बची है वो फर्स्ट यूनिट बची है, जिसमें हमारा नेशनल इनकम है। व्हाट इज नेशनल इनकम, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। तो बात कर लेते हैं कि हमारी नेशनल इनकम है क्या, राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज नेशनल इनकम? National income is the money value of all the final goods and services produced by a country. National income refers to value of final goods and services produced within one accounting year. जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है जो एक साल में कंट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। फिर बता देता हूँ, नेशनल इनकम रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 year इज नोन एज नेशनल इनकम, इज कॉल्ड राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम इज टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द नेशंस। नेशनल गुड्स में वो सारी वस्तुएं, सेवाएं आ जाती हैं जो एक कंट्री के द्वारा अपनी बाउंड्रीज में एक साल में प्रोड्यूस की जाती हैं, उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इट इज टोटल फैक्टर इनकम। इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड द फैक्टर इनकम सच एज वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ नेशंस। सो ये इस इनकम्स में वेजेस भी आती है हमारी, इंटरेस्ट भी आ जाता है, प्रॉफिट भी आ जाता है, जो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से प्राप्त होता है। तो जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ अ नेशन विद इन एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। NI इज द मनी मेजर। NI जब नेशनल इनकम की बात होती है तो हम उसका मनी मेजरमेंट कहते हैं। तो पहला आता है इसमें नेट वैल्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सारी ही वैल्यूज आ जाती हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर। ड्यूरिंग ए ईयर में जो भी होता है, काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशंस। इवन वी कैन नॉट यूज डुप्लीकेट, हम डुप्लीकेसी नहीं कर सकते जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं। एक चीज़ को हम एक ही समय में काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते, वी टेक फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ आफ्टर हैविंग अलाउड आउट फॉर डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाता है बोथ इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर्स में भी और प्राइवेट सेक्टर्स में। इन कंजम्पशन कैपिटल गुड्स सेक्टर, और कंजम्पशन में अगर कैपिटल गुड्स आ रहे हैं उसको भी हम नेशनल इनकम में मेजर्स करते हैं। फाइनली थ्रूइंग द नेट गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स, जो हमें गेन हो रहा है इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन से, कंपेयरिंग ऑफ गेन जिसमें गेन भी आता है, सॉरी कंप्राइजेज ऑफ गेन, गेन ऑल्सो इंक्लूडेड not merely from export import, means when we are considering national income we have going to be take net import and export. It means export minus import. For example, if the value of a meter of cloth is ₹20, अगर क्लोथ की जो मीटर वैल्यू है वो 20 रुपये है, एंड द टोटल क्लोथ प्रोड्यूस इज 100, और जो टोटल हमने गुड्स प्रोड्यूस किया है वो है 100 मीटर, तो जो मॉनेटरी वैल्यू होगी क्लोथ की वो कितनी होगी? 2000। तो हाँ, जब हम नेशनल इनकम कंसिडर करेंगे तो विल टेक द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स
In this way, we can find out the value of other goods and services and the total value of all the goods and services produced during the year. जितनी भी फाइनल गुड्स आ रही है उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में, दैट विल कंसिडर एज अ नेशनल इनकम, उसी को हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में कंसिडर करते हैं. नाउ व्हाट इज नेशनल इनकम इम्पोर्टेंट? क्यों राष्ट्रीय आय का महत्व है? Measuring the level and rate of growth of national income is important to economists when they are considering. जब हम नेशनल इनकम को कंपेयर करते हैं तो हम चेक करते हैं ऑन दैट बेसिस कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है. राष्ट्रीय आय पे ही हमारे देश की ग्रोथ डिपेंड होती है. जब हम जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी इंक्लूड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इट इज़ द सम टोटल ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी इनकम. जीडीपी में हमारे तीनों ही सेक्टर की इनकम को इंक्लूड किया जाता है. तो नेशनल इनकम का पहला जो पॉइंट है, नेशनल इनकम के बेसिस पे ही हम कंट्री की रेट ऑफ ग्रोथ को कैलकुलेट कर सकते हैं. पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेयर अ कंट्री इज इन द बिजनेस साइकिल. देश की अर्थव्यवस्था में कितनी ग्रोथ हो रही है और कंट्री की जो बिजनेस साइकिल है, जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी की भी साइकिल होती है. बूम, मैच्योरिटी, रिसेशन और डिक्लाइन. तो हमारी अर्थव्यवस्था भी 4 कंडीशन से होके गुजरती है. नेशनल इनकम के माध्यम से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी आर्थिक तरक्की कितनी है और हमारी जो अर्थव्यवस्था की साइकिल है वो किस तरीके से काम कर रही है. चेंज टू एवरेज लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ पॉपुलेशन थ्रू नेशनल इनकम वी कैन केम टू नो हाउ इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन इन कंट्री. की जो एवरेज जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो लोगों की क्या है. Looking at the distribution of national income, measuring income and wealth inequalities. लास्ट इम्पोर्टेंट जो है नेशनल इनकम का महत्व, वो ये जानने में है कि जो आय का वितरण है वो कैसे है. असमान तो वितरण नहीं है. क्या आय और वेल्थ में कोई इनइक्वलिटीज़ तो नहीं है. इसको चेक करने के लिए भी नेशनल इनकम का बहुत बड़ा महत्व है. नेशनल इनकम कंसेप्ट एंड मेजरमेंट. राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं और उनका आकलन. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट इनकम एंड इनकम गिव राइज टू डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. देखिए, जब प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके माध्यम से ही इनकम बढ़ती है. द रीजन बिहाइंड इज दैट व्हेन वी हैविंग अ प्रोडक्शंस देन वी आर गोइंग टू सेल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट. तभी हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकते हैं. इसीलिए जब प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विस का, तभी इनकम जनरेट होती है और उसके माध्यम से ही डिमांड बढ़ती है. जब लोगों के पास पैसा होगा, आय होगी, तभी वो गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट में डिमांड करते हैं और डिमांड गिव राइज टू एक्सपेंडिचर, और डिमांड के माध्यम से ही लोग खर्चा करते हैं. इसीलिए रिलेशनशिप है इनकम का एक्सपेंडिचर से. Income, demand and expenditure. When we having a income, then we are going to demand in the market. When we having a demand, then we are going to expenditure. तभी हम क्या करेंगे, उसका एक्सपेंडिचर करते हैं. इसीलिए प्रोडक्शंस गुड्स एंड सर्विसेज का डिपेंड करता है हमारी इनकम पे और हमारी डिमांड पे. एंड एक्सपेंडिचर गिव फर्दर राइज टू प्रोडक्शन. जब दोबारा एक्सपेंडिचर होता है, उसी बेसिस पे कंपनी क्या करती है, दोबारा से प्रोडक्शंस करती है. तो अर्थव्यवस्था में इनकम, डिमांड और एक्सपेंडिचर तीनों का ही आपस में बहुत बड़ा संबंध है. देयर इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इसीलिए अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय और व्यय एक फ्लो में चलते हैं. पहला है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्लो नेशनल इनकम कैन बी एनालाइज एज एट फर्स्ट एज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेशनल इनकम गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में चलती है. एज अ फ्लो ऑफ इनकम, इनकम के माध्यम से नेशनल इनकम चलती है. एज अ फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो याद रखेंगे
नेशनल इनकम के तीन फ्लो हैं. फर्स्ट एज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेकेंड वन एज अ फ्लो ऑफ इनकम, एंड थर्ड वन एज अ फ्लो ऑफ expenditure on goods and services. Now, measuring national income and national product. तो here we having a two sectors. मैं आपको बताना चाहता हूँ अर्थव्यवस्था में दो सेक्टर्स हैं. एक है हमारा हाउस होल्ड और दूसरा है बिजनेसमैन. इसको ध्यान से समझिएगा. हाउस होल्ड वो व्यक्ति है जो बेसिकली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने का काम करता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड इनपुट टू द बिजनेस. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड हाउस होल्ड के माध्यम से बिजनेसमैन को प्रोडक्टिव इनपुट दिए गए. प्रोडक्टिव इनपुट में इकोनॉमिक रिसोर्सेज आते हैं जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, जिसको दिया जाता है बिजनेस सेक्टर्स को. बिजनेस सेक्टर्स उनका यूटिलाइज करता है प्रोडक्शंस में. तो देखिए इसे समझते हैं. नेक्स्ट, प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर, यूज रिसोर्सेज इनपुट प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड. बिजनेसमैन के द्वारा उन इनपुट का यूज किया जाता है और यूज करने के बाद वो फर्दर प्रोडक्शंस करता है. तो बिजनेसमैन के द्वारा प्रोडक्शंस किया गया, उन फैक्टरों को कंज्यूम किया गया और कंज्यूम करने के बाद दे बेसिकली प्रोवाइड आउटपुट टू दी हाउस होल्ड सेक्टर्स. नेक्स्ट आता है हमारा अगेन हाउस होल्ड टैक्स सेक्टर्स कंज्यूम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. जब हाउस होल्ड के द्वारा जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने जो सर्विसेज उसे दी है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को प्रोवाइड की गई है, उसके बिहाफ में हाउस होल्ड जब उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है तब वो उसे मनी का पेमेंट करता है. मनी पेमेंट मीन्स लैंड के बिहाफ में जो बिजनेसमैन है वो हाउस होल्ड को देता है रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो दोनों सेक्टर्स हैं, दोनों सेक्टर्स का लिंक है. पहला हमारा स्टार्ट होता है हाउस होल्ड. हाउस होल्ड के द्वारा इकोनॉमिक रिसोर्स दिए जाते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनपुट ऑफ बिजनेस सेक्टर्स. और बिजनेस सेक्टर्स के द्वारा लैंड पे रेंट प्रोवाइड किया जाता है, वेजेस प्रोवाइड की जाती है, सैलरी प्रोवाइड की जाती है, इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है. दूसरी चीज़, बिजनेसमैन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज. जब बिजनेसमैन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो हाउस होल्ड उसी क्या करता है, पेमेंट करता है गुड्स एंड सर्विसेज के बिहाफ में. तो दोनों का ही इम्पोर्टेंट है, दोनों में ही प्रोडक्शन, दोनों ही चीज़ों में पहला फैक्टर दे रहा है, फैक्टर रिसोर्स दे रहा है, दूसरा उसे फैक्टर पेमेंट दे रहा है. एक के लिए वो फैक्टर इनकम है तो दूसरे के लिए वो फैक्टर पेमेंट है. द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिसोर्सेज एंड मनी पेमेंट इन अ सिंगल इकोनॉमी. मॉनेटरी पेमेंट आर शोन इन द आउटर. दीज पे फॉर द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिसोर्सेज शोन इन द इनर लूप. आउटर लूप में हमारे मॉनेटरी पेमेंट हैं और इनर लूप में हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के हैं. आइए थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं. सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम. द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी फ्लो इन अ सर्कुलर मैनर. जो नेशनल इनकम है वो फ्लो करती है सर्कुलर वे में. सर्कुलर फ्लो सिंपल इकोनॉमी में क्या होगा, हम हाइपोथेटिकली स्टार्ट करते हैं टू सेक्टर से, हाउस होल्ड और बिजनेस. हाउस होल्ड ऑनर्स होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का और वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है. बिजनेस सेक्टर्स के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का काम किया जाता है और बिजनेस सेक्टर उसे हाउस होल्ड सेक्टर्स को सोल्व कर देता है. द हाउस होल्ड सेक्टर रिसीव इनकम बाय सेलिंग दी सर्विसेज ऑफ दिस फैक्टर टू बिजनेस सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा इनकम रिसीव की जाती है सर्विसेज के बिहाफ में, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर्स को लैंड दे रहा है, लेबर दे रहा है, कैपिटल दे रहा है और एंटरप्रेन्योर दे रहा है. तो ये सारी चीज़ें दे रहा है. द बिजनेस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू हाउस होल्ड सेक्टर्स. और बिजनेस
सेक्टर्स के द्वारा उन फैक्टर्स को यूज़ किया जाता है और गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। वो गुड्स हाउस होल्ड के द्वारा कंज्यूम कर दिया जाता है और हाउस होल्ड के द्वारा बिजनेस सेक्टर्स को पेमेंट दिया जाता है। थस द हाउस होल्ड सेक्टर बाय द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम बिजनेस सेक्टर, दस वन मैन इनकम इज अनदर मैन एक्सपेंडिचर। इसीलिए ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति की इनकम दूसरे व्यक्ति के लिए खर्चा होती है। सपोज मैं एक कस्टमर हूँ, मुझे खरीदना है, तो मेरे लिए वो एक्सपेंडिचर है, लेकिन एक व्यक्ति जो मुझे उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है उसके लिए वो क्या है, इनकम है। द आउटर रिंग ऑफ डायग्राम शो रियल फ्लो। जो आउटर रिंग मैंने बताया था आपको पिछले उसमें, वो फैक्टर सर्विसेज को शो कर रहा है जो हाउस होल्ड सेक्टर्स बिजनेस सेक्टर्स को देता है और बिजनेस सेक्टर्स हाउस होल्ड सेक्टर्स को। इनर सर्कुलर शो द मनी फ्लो। इनर सर्कुलर्स में मनी फ्लो आ रहा है। देखिए जो इनर सर्कल है यहाँ से मनी का फ्लो हो रहा है, तो इनर सर्कल मनी फ्लो को शो करता है। मनी द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम बिजनेस सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू बिजनेस सेक्टर। It must be noted that entire amount of money which is paid by business sector as factor payment। इसीलिए हम देखेंगे entire amount of money में business sector factor payment देता है। factor payment is paid by factor owner to the business sector। So here is a circular and continuous flow of money income। In the circular flow of income, production generate factor income। productions के माध्यम से ही जो हमारा बिजनेस सेक्टर है वो फैक्टर इनकम को जनरेट करने का काम करता है। लैंड है, लैंड पे रेंट मिलेगा। लेबर है, लेबर को वेजेस दी जाती है। कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो दोनों के बीच तालमेल का होना जरूरी है। अब बात करते हैं फीचर ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्व है। नेशनल इनकम इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। जो राष्ट्रीय आय है वह एक बहुत बड़ी एग्रीगेट कंसेप्ट है। तो जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, वी लर्न दैट वी हैविंग अ टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट माइक्रो एंड सेकंड वन इज मैक्रो। व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रो, माइक्रो का जो आई स्टैंड करता है वो करता है इंडिविजुअल डिमांड से। वेर एज अ नेशनल इनकम देयर इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स ए एक्सप्लेन एग्रीगेट डिमांड। सो नाउ जो नेशनल इनकम है, हमारी जो राष्ट्रीय आय है, वह एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ एग्रीगेट और द इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हम एग्रीगेट इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय का महत्व पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय की जब हम गणना करते हैं तो हम पूरे देश के इनकम को कैलकुलेट करने की अपेक्षा रखते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेट पे डील करती है। नेशनल इनकम डेटा प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ परफॉर्मेंस। राष्ट्रीय आय के माध्यम से ही हम अर्थव्यवस्था की प्रेजेंट परफॉर्मेंस को जान पाते हैं कि गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हमारी अर्थव्यवस्था की परफॉर्मेंस कैसी रही। नेशनल इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट। नेशनल इनकम एक फ्लो कंसेप्ट है। नेशनल इनकम फ्लो में चलती, मैंने आपको बताया था, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम, डिमांड एंड एक्सपेंडिचर। दैट्स वाई जो राष्ट्रीय आय है वो हमारी एक फ्लो कंसेप्ट है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। नेशनल इनकम की जब बात होगी तो वी टॉक अबाउट monetary value of all final goods and services produced within the boundary line of a country within an accounting period. It include only those goods and services which are actually produced. इसमें जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हम उन गुड्स एंड सर्विसेज को ही लेते हैं जिनको हम एक्चुअली में प्रोड्यूस कर चुके हैं। वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स,
वी टेक फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हमने प्रोड्यूस कर लिया है। नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यूएशन ऑफ गुड्स। नेशनल इनकम को हम ऑलवेज एक्सप्रेस करते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, दैट्स व्हाई नेशनल इनकम इज मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स। इट रिप्रेजेंट दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सचेंज फॉर मनी। जिन गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक्सचेंज करते हैं मनी में, उन्हीं गुड्स को हम राष्ट्रीय आय में इंक्लूड करते हैं। नेशनल इनकम इंक्लूड वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। As a definition suggests, we count only final goods and services. Intermediate goods are excluded when we are counting national income. In order to avoid double counting, while estimating national income, we include only value of final goods and services, not the value of intermediate goods or raw material. राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम इंटरमीडिएट गुड्स को सम्मिलित नहीं करते हैं, हम उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को सम्मिलित करते हैं जिनको हम फाइनली प्रोड्यूस कर चुके हैं। विल कंसिडर फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ ए नेशन विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। एग्जाम्पल है, देयर इज नो नीड टू, फॉर एग्जाम्पल, वाइल एस्टिमेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ शुगर देयर इज नो नीड टू टेक द वैल्यू ऑफ शुगर केन। जब हम प्रोडक्शंस कर रहे हैं शुगर का, तो जरूरी नहीं है कि हम वैल्यू ऑफ शुगर केन लें, एज इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ शुगर। जब हम प्राइस फिक्स करेंगे शुगर्स का, उसमें हमारी शुगर की केन की वैल्यू इंक्लूडेड ऑलरेडी होगी। नेक्स्ट आता है, नेशनल इनकम इज द नेट एग्रीगेट वैल्यू। नेशनल इनकम इंक्लूड नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड डज नॉट इंक्लूड डेप्रिशिएशन। देखिए, एक चीज़ और समझना जरूरी है, जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो डेप्रिशिएशन को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि डेप्रिशिएशंस इज बेसिकली अ वेयर एंड टियर ऑफ कैपिटल गुड्स due to their use in the process of productions. So when we are calculating national income, we take net value of goods and services. Depreciation are not included. Depreciation को हिंदी में बोलते हैं हम ह्रास। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय ह्रास को सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इंक्लूडेड अ नेशनल इनकम। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं, रिसीव माइनस पेमेंट। सो वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, नेट इनकम रिसीव फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज द नेट एक्सपोर्ट वैल्यू। तो जब कभी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो विल कंसिडर नेट एक्सपोर्ट वैल्यू और नेट रिसीव्ड वैल्यू। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल ईयर। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस रेफरेंस टू टाइम पीरियड दैट इज जनरली ए फाइनेंशियल। देखिए, राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के लिए भी वित्तीय वर्ष होता है। फाइनेंशियल ईयर को हम हिंदी में बोलते हैं वित्तीय वर्ष, जो इंडिया में 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च तक। तो राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट वार्षिक रूप से किया जाता है, जिसकी अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। थैंक यू क्लास।